हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ सीएमए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए। और आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा सब्जेक्ट है उसमें जो पहला चैप्टर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ उसका नाम है कॉस्ट शीट। तो ये वैसे तो वो चैप्टर है जो आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन फाउंडेशन के लेवल और यहाँ के लेवल में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि वहाँ जो कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उसमें आपको एमसीक्यू फॉर्म में आंसर्स देने होते हैं, तो छोटे छोटे कैलकुलेशंस होती हैं। पर यहाँ एक पूरी कंप्लीट कॉस्ट शीट आपको बनानी है, जिसमें कैलकुलेशंस के साथ साथ आपको यहाँ पे फॉर्मेट भी सीखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन भी सीखनी पड़ेगी, और क्वेश्चंस का जो साइज़ है अब वो छोटे छोटे एमसीक्यू नहीं होंगे। एमसीक्यू के साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी आ जाएगा, मतलब सब्जेक्टिव पार्ट भी आ जाएगा। बड़े क्वेश्चन से आपकी मुलाकात होगी। तो सबसे पहले आज हम इस कॉस्ट शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको बताएंगे वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो बिजनेस होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल खरीद कर मैन्युफैक्चर उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करके फिर मार्केट में सेल करते हैं। तो जहाँ पे भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके फिनिश गुड बेचा जाता है, वहाँ पर मैन्युफैक्चर अपनी कॉस्ट, अपनी प्रॉफिट, अपनी सेल को कैलकुलेट करवाने के लिए अकाउंटेंट को, जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उनको कहते हैं कि आप हमारे लिए कॉस्ट शीट तैयार कीजिए। और यहाँ पे जो हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं वो टोटल कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। उस टोटल कॉस्ट को सेल से कंपेयर करके मैनेजमेंट को बताते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट हम बनाकर बेचेंगे उससे हमें कितना लाभ या हानि होगा, मतलब प्रॉफिट लॉस कितना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी, जो कॉस्ट शीट हमारा चैप्टर है उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से टॉपिक्स मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट का मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। कॉस्ट शीट बनाते टाइम किन चीज़ों को हमें कॉस्ट शीट में नहीं लिखनी होती है, एक्सक्लूड करनी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जो इंस्टीट्यूट फॉलो करता है एग्जाम के अंदर वो कौन सा फॉर्मेट है वो मैं आपको बताऊंगा। कॉस्ट शीट बनाते टाइम मैन्युफैक्चरर ने ये काम किसको दिया कॉस्ट शीट बनाने का, कॉस्ट अकाउंटेंट को। और कॉस्ट अकाउंटेंट अपनी कॉस्ट शीट जब तैयार करते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट होती है, कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो मैं आपको बताऊंगा। कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, जब रॉ मटेरियल कंज्यूम हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास में दो तरीके के लॉसेज आ जाते हैं, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। उनको रॉ मटेरियल कंज्यूम के टाइम पर हम कैसे कंसीडर करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को जब हम कॉस्ट शीट में लिखते हैं तो ये डिपेंड करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है या नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है, इस बात पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, जो फिनिश गुड्स हमने बना तो लिया लेकिन वो बिका नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, अब वो कितने रुपए का बच गया हमारे पास में, उसकी वैल्यूएशन कितनी है, वो सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट, सेमी वेरिएबल ओवरहेड की कंप्यूटेशन कैसे की जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। कॉस्ट शीट के जितनी वैरायटी के क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आ चुके हैं या आएंगे या आ सकते हैं वो सारी वैरायटी मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा। एमसीक्यू भी साथ साथ कवर करूंगा, उसके लिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि बाद में कराऊंगा। हाँ, क्या चैप्टर वाइज एमसीक्यू होते रहेंगे ताकि लास्ट में आपका प्रेशर बिल्कुल खत्म हो जाए। सर एमसीक्यू कहाँ से करें, कैसे करें, कैसे करने होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो सब यहीं पे कवर हो जाएगा, आपको अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का मतलब क्या है? कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जहां पर हम खर्चों को एलिमेंट वाइज शो करते हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट जहां खर्चों को एलिमेंट वाइज शो किया जाता है उसको कहते हैं कॉस्ट शीट। मतलब कॉस्ट शीट बनाते टाइम हम अपने सारे खर्चे तो दिखाते ही हैं, लेकिन वहां पर हम साथ में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे आउटपुट कहते हैं, उसकी पर यूनिट कॉस्ट भी जान सकते हैं। साथ में जो हम खर्चे लिख रहे हैं उन्हें हम स्टेजेस के हिसाब से लिखते हैं। जैसे हमने सबसे पहले लिखा रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर उसमें लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ दिया तो हमारे पास आया प्राइम कॉस्ट। फिर उसमें फैक्ट्री का खर्चा ऐड किया, ओपनिंग और क्लोजिंग WIP की एडजस्टमेंट की तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का ट्रीटमेंट किया तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट की तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर उसमें सेलिंग ओवरहेड की एडजस्टमेंट की तो आपके पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट, और लास्ट में प्रॉफिट प्लस करके हमारे पास आ जाएगा सेल वैल्यू। तो यहाँ पर कॉस्ट शीट बनाते टाइम जो हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं हमारी टोटल कॉस्ट को तो लिखते ही हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं? स्टेजेस के हिसाब से, सिस्टमेटिकल तरीके से, ताकि सबको समझ में आए कि कौन सा खर्चा पहले आता है, कौन सा खर्चा बीच में आएगा, कौन सा खर्चा लास्ट में आएगा, कोई भी खर्चा लिखने से रह ना जाए। इसके लिए हमने क्या कर रखा है? सिस्टमेटिक वे यूज कर रखा है। नेक्स्ट, कॉस्ट शीट बनाते टाइम कौन सी चीजें हमें कंसीडर नहीं करनी। तो पहला पॉइंट है कि कॉस्ट शीट बनाने का काम जब हमने कॉस्ट अकाउंटेंट को दिया तो उससे हमने पूछा, कॉस्ट अकाउंटेंट जी से हमने पूछा कि सर आप जो हमें प्रॉफिट निकाल के दोगे वो कौन सा प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट? बताइए भाई, एमसीक्यू तैयार हो गया। कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा जब कॉस्ट शीट तैयार की जाती है किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए तो वहां पे कॉस्ट अकाउंटेंट कौन सा प्रॉफिट आपको निकाल के देते हैं?
सिंपल, ए ऑप्शन ग्रॉस प्रॉफिट, बी ऑप्शन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सी ऑप्शन नेट प्रॉफिट, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो राइट आपका आंसर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, केवल गुड्स को बनाकर बेचने में जो भी प्रॉफिट होगा वो बताना है। बात समझ में आ गई? तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद की जो चीजें होती हैं वो हमें कंसीडर नहीं करनी। वो सारा काम किसको दिया गया है? चार्टेड अकाउंटेंट को। हमारा काम कहां तक लिमिट हो गया? सेल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच का काम। ठीक है, तो हमें कॉस्ट भी कौन सी लेनी है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। प्रॉफिट भी कौन सा लेना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो इनकम जो हमारे गुड्स को बेचकर हमें नहीं मिल पा रही, अदर देन गुड्स मिल रही है, वो सारी इनकम कौन सी होगी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, ट्रांसफर फी रिसीव, ये सारी इनकम आपके एग्जांपल है किसके? नॉन ऑपरेटिंग इनकम के, जिन्हें कॉस्ट शीट बनाते टाइम कॉस्ट अकाउंटेंट को हिदायत दी गई है, साफ साफ मना कर दिया भाई आपको नहीं लिखना, लिखोगे तो गलत हो जाएगा आपका प्रॉफिट, क्योंकि आपको निकालना सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ना कि नेट प्रॉफिट। उसी तरीके से कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जिनका संबंध हमारा गुड्स को बनाने से नहीं है, उन सब चीजों को भी कॉस्ट शीट में नहीं लिखना, कॉस्ट अकाउंटेंट को बोल दिया गया। जैसे पेनल्टी, फाइन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन आपका बैंक का भी हो सकता है, ठीक है ना, या आपने किसी फ्रेंड से ले रखा है या किसी और जगह से ले रखा है, कोई भी लोन हो, डिवेंचर्स, गुडविल, पेटेंट राइट ऑफ, अंडर राइटिंग कमीशन राइट ऑफ, डिविडेंड पेड, एबनॉर्मल लॉसेज, प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सारी चीजें आपको कंसीडर नहीं करनी कॉस्ट शीट बनाते टाइम। नेक्स्ट पॉइंट सर, जो फॉर्मेट कॉस्ट शीट का हमें बनाना है एग्जाम के अंदर, इंस्टीट्यूट ने वो फॉर्मेट क्या रखा है आपके लिए? तो देखिए भाई, सबसे पहले जब हम कॉस्ट शीट तैयार करते हैं तो वहां पे हमें लिखना होता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, जिसको कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर आप उसमें ऐड करते हैं लेबर कॉस्ट। कौन सी लेबर कॉस्ट? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जिसको कहते हैं डायरेक्ट वेजेस, या फिर आप कह सकते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर आपके पास है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं आप बताओगे? सब कुछ बताएंगे थोड़ी देर में। तो इन तीनों का जो सम होगा वो आपके पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आपने ऐड कर दिया फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको हम कहते हैं वर्क्स ओवरहेड। फिर ओपनिंग और डब्ल्यूआईपी और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की एडजस्टमेंट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम ऐड कर देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब यहाँ पे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपको लगेगा सर ने 2 बार लिख दिया, तो क्या सर पागल हो गए हैं, सर का दिमाग खराब हो गया? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लिखा है रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, और यहाँ पे लिखा है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, जिसको मैं बहुत डिटेल में बाद में समझाऊंगा, आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में। तो ये कब यहाँ पे लिखना है, कब यहाँ पे लिखना है, और कब ऊपर लिखना है, कब नीचे लिखना है, सब चीज़ें हम विद एग्जाम्पल बहुत डिटेल में आपको समझाएंगे विद लॉजिक। तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें हमने ऐड कर दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर सेलिंग ओवरहेड आपने प्लस किया, ऑफिस का वो खर्चा जो नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी बोलेंगे, आपके पास आएगा टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आप बता पाएंगे मैन्युफैक्चरर को कि आपको सेल वैल्यू क्या रखनी है, या सेल वैल्यू हमें पता है तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सर टोटल कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता कि हमारी जो टोटल कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, इनके क्या ऑल्टरनेटिव नेम है, क्या इनसे कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? बिल्कुल। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है उसे हमारे जो कॉस्ट अकाउंटेंट हैं कॉस्ट शीट बनाते टाइम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो हमने कॉस्ट अकाउंटेंट से पूछा भाई आप इसे कैसे सेग्रीगेट करते हो कि ये खर्चा डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो उन्होंने कहा भाई यदि कोई भी खर्चा आसानी से 1 यूनिट बनाने के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो समझ लो डायरेक्ट कॉस्ट है। और यदि वो 1 यूनिट बनाने के लिए आसानी से आइडेंटिफाई ना हो पाए तो आप उसे कह सकते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। या आप ऐसे कह सकते हैं कोई भी खर्चा 1 यूनिट बनाने के लिए किया जा सकता है तो वो डायरेक्ट है, और यदि कोई भी खर्चा 1 यूनिट बनाने के लिए आसानी से इनकर ना किया जाए, मतलब वो खर्चा बहुत सारी यूनिट को बनाने के लिए इकट्ठा इनकर किया जा रहा है, तब वो खर्चा कौन सा है? इनडायरेक्ट। जैसे फैक्ट्री का रेंट जब मैं पे करूंगा मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को, तो वो रेंट मुझसे किसी 1 यूनिट का नहीं मांगेगा, वो कहता भैया मुझे तो 1 महीने का रेंट दे दो 1 लाख रुपए। अब आप चाहे 10,000 यूनिट बनाओ, चाहे 50,000 यूनिट बनाओ या 20,000 यूनिट, पहला पॉइंट क्वेश्चन में ये आता है कि जो फैक्ट्री का रेंट मैं मकान मालिक को फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, वो कितनी यूनिट के लिए दे रहा हूँ? क्या 1 यूनिट बनेगी 1 महीने में? नहीं, कम से कम 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, इसका जितनी भी यूनिट बनेगी वो 1 से ज़्यादा होगी। तो जब कोई खर्चा आप 1 से ज़्यादा यूनिट के लिए पे करते हैं तो वो खर्चा बन जाता है आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसी तरीके से सुपरवाइजर की सैलरी,
ठीक है जी। मशीन का इंश्योरेंस, आपका फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उसका बिल, वो सारे खर्चे कौन से हैं आपके पास में? इनडायरेक्ट हैं। मशीन का इंश्योरेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, सुपरवाइजर की सैलरी हो गई, आपके पास में जितने भी खर्चे हैं जो एक से ज़्यादा यूनिट के ऊपर बर्डन डाला जाता है। खर्चा एक बार होता है बट उसका बर्डन बहुत सारी यूनिट पे एक बार में डाल दिया जाता है, वो सारी कॉस्ट होती है इनडायरेक्ट। लेकिन जब कोई खर्चा आसानी से एक यूनिट के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है, वो गया डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक टेबल तैयार करनी है, फर्नीचर बनाना है, तो मैंने कारपेंटर को बुला लिया कि भाई आप इस टेबल को बनाने के लिए मुझे बताइए कितने पैसे लोगे। उसने कहा जी मैं 500 रुपये दिहाड़ी लूंगा, 500 रुपये की लेबर लूंगा, जो भी उसने कहा जी एक दिन के मैं 500 रुपये लूंगा, 3 दिन लगेंगे मुझे, तो 1500 रुपये वेजेज हो गई। या उसने लमसम अमाउंट बता दिया मैं 1200 रुपये लूंगा आपसे, तो मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरी टेबल बनाने की लेबर कॉस्ट कितनी लगेगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि सर मटेरियल कितना लगेगा, तो उसने आसानी से मुझे बता दिया जी टिम्बर के 4 पीस लगेंगे, एक पीस 100 रुपये का आता है, 4 पीस कितने का आएंगे? 400 के। अरे ये भी आसानी से कैलकुलेट हो गया। फिर दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत वहां आएगी जहां मुझे ये नहीं पता चल रहा कि इस टेबल को बनाने में फेविकॉल कितने का लगेगा, कील पेज कितने की लगेगी, वार्निश कितने की लगेगी। तो जब मैं वार्निश का डब्बा खरीद के लाऊंगा या मैं कील्स खरीद के लाऊंगा जिसे नेल्स कहते हैं, या फेविकॉल खरीद के लाऊंगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यार एक टेबल के लिए कितना लगा? वो तो डब्बा मंगा लेगा 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम का। कील कहेगा जी 200 ग्राम कील खरीद लाओ, वो कहेगा जी नेल्स 200 ग्राम खरीद लाओ, जो आपका वार्निश है वो आधा लीटर खरीद लाओ, जितना लगेगा लगा दूंगा, बाकी यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब जब मैंने फेविकॉल खरीदा तो किसी एक के लिए नहीं खरीदा, नेल्स मैंने किसी एक के लिए नहीं खरीदे, ठीक है, मैं वार्निश एक के लिए नहीं खरीदा, क्योंकि मैं फर्नीचर की दुकान पे काम कर रहा हूं। तो ध्यान से समझिए, जब फर्नीचर की दुकान पे आप काम करेंगे एज अ लेबर, तो जो दुकानदार होगा वो कोई एक टेबल थोड़ी आपसे बनवाएगा, बहुत सारी टेबल बनवाएगा। तो वो क्या करेगा? टिम्बर तो वो आपको एक एक टेबल का गिन के दे देगा कि आप एक टेबल में 4 टिम्बर के पीस लगा रहे हैं, तो टेबल 1 के लिए 4 टिम्बर हो गए, फिर दूसरी टेबल के लिए 4 दे देगा, तीसरे के लिए 4 दे देगा। तो वह टिम्बर की कॉस्ट तो 400 रुपये आ जाएगी पर टेबल की, पर टेबल की लेबर कॉस्ट भी फिक्स हो गई 1200 रुपये, वो भी फिक्स हो गई। लेकिन वहां पे जो कील पेच है वो हर टेबल के लिए अलग थोड़ी मंगवाएंगे, इकट्ठा मंगवा लेंगे। तो कील पेच का जो खर्चा होगा, वार्निश का जो खर्चा होगा, फेविकॉल का जो खर्चा होगा, वो सारा का सारा आपका बन जाएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। वहां जो सुपरवाइजर ये देख रहा होगा कि जो वर्कर टेबल बना रहा है वो सही बना रहा है नहीं बना रहा, तो क्या हर टेबल के लिए सुपरवाइजर को अलग से पैसे मिलेंगे? नहीं, मंथली सैलरी मिलेगी। इसका मतलब सैलरी का बर्डन सभी टेबल को सुपरवाइज करने के लिए दिया जाएगा, मतलब कि वो खर्चा हो गया ग्रुप का। तो जहां पे भी कोई खर्चा ग्रुप के लिए इनकर होता है वो इनडायरेक्ट है, जहां वो खर्चा सिंगल के लिए इनकर होता है वो डायरेक्ट है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट का ऑल्टरनेटिव नाम क्या हो सकता है? तो आपका आंसर हो गया ओवरहेड कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट का ऑल्टरनेटिव नाम क्या हो सकता है? तो आपका आंसर हो गया प्राइम कॉस्ट। बात समझ में आ गई? सर डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों चीजें शामिल होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट में। बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। टोटल कॉस्ट को सबसे पहले हमने डिवाइड किया डायरेक्ट कॉस्ट में, और फिर हमने डिवाइड किया इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब जब कोई खर्चा हम इस तरीके से इनकर करते हैं कि वो खर्चा आसानी से एक यूनिट के लिए कैलकुलेट किया जा सके, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है। जब कोई खर्चा 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट के लिए इनकर किया जाता है तो वो आपकी है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में 3 चीज़ें आ जाती है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और आपके पास में डायरेक्ट कॉस्ट में भी 3 चीज़ें आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सपोज करते हैं हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं टेबल, और दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं शर्ट। तो टेबल को बनाने के लिए जो हमारा टिम्बर लगेगा वो हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल। टिम्बर को फर्नीचर में कन्वर्ट करने के लिए जिस वर्कर को बुलाएंगे, जिसको कारपेंटर कहते हैं, उसकी वेजेस डायरेक्ट वेजेस। इसी तरीके से शर्ट बनानी है तो शर्ट को बनाने के लिए जो कपड़ा चाहिए वो रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल। उस कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट करने के लिए जिस वर्कर की रिक्वायरमेंट है उसको कहते हैं टेलर, उसकी वेजेस डायरेक्ट वेजेस। क्या हर शर्ट एक ही डिजाइन की बनेगी? क्या हर टेबल एक ही डिजाइन की बनेगी? क्या सारे कस्टमर हिंदुस्तान के सब एक ही डिजाइन की टेबल, एक ही डिजाइन की शर्ट पहनेंगे? नहीं। तो हर कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें डिजाइन हर शर्ट का अलग अलग रखना पड़ेगा। तो डिजाइन का खर्चा हर शर्ट का अलग अलग होगा, हर टेबल का अलग अलग होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। लेकिन फर्नीचर की दुकान पे या टेलर की दुकान पर, जब फर्नीचर की दुकान पे बहुत सारी टेबल बन रही होगी, चेयर बन रही होगी, डाइनिंग टेबल, बेड जो भी बन रहे होंगे, सोफा सेट बन रहे होंगे, ऐसी टेलर की दुकान पर वहाँ पे शर्ट भी बनेगी, पैंट भी बनेगी, ठीक है ना, सूट भी बनेंगे। तो वहाँ क्या करते हैं, बहुत सारे धागे जो रील्स कहते हैं वो खरीद लेते हैं। फर्नीचर की दुकान पे बहुत सारे कील पेज खरीद लिए, फेविकॉल खरीद लिया, जिसमें जितना लगा उसमें लगा दिया,
बाकी दूसरे में लगा देते हैं। वहाँ गिनते ही नहीं है कि हमने गिन के 10 कील लगानी है फर्नीचर बनाने में, टेबल बनाने में, या धागा 2 मीटर लगाना है, जितना लग गया, बाकी दूसरी शर्ट में लग जाएगा, फिर तीसरी में लग गया, फिर चौथी में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक शर्ट बनाने में कपड़ा कितने मीटर लगेगा ये आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। टेलर ने कहा जी 2 मीटर कपड़ा लगेगा, तो 2 मीटर कपड़ा 500 रुपए के हिसाब से मान लीजिए 1000 रुपए का हो गया। तो एक शर्ट पे मटेरियल का खर्चा कपड़े का नाम का 1000 का आ गया। टेलर कहता है जी मैं 500 रुपए सिलाई के लूंगा, तो 500 रुपए हो गया, ठीक है ना। अब हमने उससे पूछा धागा कितने का लगेगा, बटन कितने का लगेगा, तो वो कहता है जी धागा मैं नहीं बता सकता कितने का लगेगा, क्योंकि मैं तो पूरी रील खरीद के ला रहा हूँ 100 मीटर की, इसमें 2 मीटर लगेगा, 3 मीटर लगेगा, 4 मीटर, ये तो बनने के बाद पता चलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उस रील का खर्चा मैं किसी एक शर्ट पे थोड़ी बर्डन डाल रहा हूँ। जब मैंने रील खरीदी, रील को खरीदते टाइम जो मेरे पैसे जेब से गए, वो किसी एक शर्ट पे उसका बर्डन नहीं आएगा, उन सभी शर्ट पर उस धागे का खर्चा मुझे चार्ज करना पड़ेगा जितनी शर्ट उस धागे से बनेगी। बात समझ में आ गई? चलिए बहुत सिंपल। तो कहने का मतलब हो गया नेल्स, फेविकॉल, थ्रेड आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है। मैनेजर की सैलरी, हेल्पर चार्जेस, ये आपके पास है इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रेंट, लाइटिंग, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, फ्यूल, पावर, सब किस में आ गए? इनडायरेक्ट में। बात समझ में आ गई? चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में है, देखिए कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन कौन से खर्चे करने पड़ते हैं। तो हमारा जो पहला एक्सपेंडिचर है जिसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल, वो आपके पास है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। दूसरा आपके पास एक वर्कशॉप जहाँ पे जो टेलर है वो मशीन्स का, वर्कशॉप का यूज़ करके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आपके पास हो गया फिनिश गुड्स, फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पर ये वर्कर आपके पास हो गया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये आपके पास है मशीन, इसके ऊपर जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, जो आपका डेप्रीशिएशन लग रहा है, तो डेप्रीशिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आप कह सकते हैं लाइटिंग, वो आपके पास हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये आपके पास है धागे, ये आपके पास आ गया इनडायरेक्ट मटेरियल। यहाँ पर जो भी लाइट यूज़ होगी, आपका बल्ब यूज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी आपके पास में, इसका जगह का रेंट हो गया, ठीक है ना। तो वो आपके पास क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। आप यहाँ पर कह सकते हैं जो टेलर इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो शर्ट के ऊपर जो डिज़ाइन का खर्चा किया गया होगा, जो डिज़ाइन आपने यूज़ किया है, डिज़ाइन एक्सपेंस, ताकि शर्ट अट्रैक्टिव लगे, तो वो आपके पास हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है ना। इस तरीके से आप कह सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया आपके पास में, इनडायरेक्ट लेबर का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई आपके पास है हेल्पर जिसकी आप मदद ले रहे हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा इनडायरेक्ट लेबर। तो आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आप लेके चल रहे हैं, आपके पास है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, आपके पास है डिज़ाइन एक्सपेंस। इन तीनों का यदि मैं सम कर दूं तो बेटा मेरे पास आ जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक इसी तरीके से हमारे पास में जो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं, इनडायरेक्ट लेबर हो गया आपके पास में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके पास में है, इनडायरेक्ट मटेरियल आपके पास है। इनको यदि मैं क्लब कर दूं, प्लस कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगी इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट। आगे चलते बेटे, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूँगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा वो सारे खर्चे होते हैं जो होते तो नेचर में डायरेक्ट हैं, लेकिन वो सारे डायरेक्ट खर्चे जिसमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को हटा दिया जाए तो बचे हुए डायरेक्ट खर्चे आपके पास आ जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब ऑल डायरेक्ट कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बात समझ में आ गई होगी? देखो यहाँ पे लिखा भी है, एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और जॉब अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? डिजाइन एक्सपेंस, रॉयल्टी, कैरेज इनवर्ड, मोल्ड, स्पेशल टूल्स, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल मशीन, स्पेशल डाइज, ये सारे एग्जांपल है। सॉफ्टवेयर चार्जेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन भी आप एग्जांपल ले सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। नेक्स्ट सर, जो बिजनेस के खर्चे होते हैं उन खर्चों को कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मैन्युफैक्चर यदि जानना चाहे या कोई भी पर्सन जानना चाहे, आप जानना चाहे, मैं जानना चाहे, तो हम कैसे करते हैं? तो हमने भैया सीएमए से पूछा कि आप टोटल कॉस्ट को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो वो कहते हैं जी हम तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। हमने कहा कब डिवाइड करते हैं? जब वो कहते हैं मैन्युफैक्चर के लिए हम कॉस्ट शीट तैयार करते हैं। हमने कहा जी डायरेक्ट कॉस्ट को फिर कितने पार्ट में डिवाइड करते हो फर्दर? तो वो कहते हैं जी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 पार्ट में बांटते हैं फर्दर। ऐसे ही इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी हम 3 फर्दर पार्ट में बांटेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब सबसे पहले मैंने क्या देखा कि जो टिम्बर, कारपेंटर चार्जेज हैं, टेलर चार्जेज है, डिजाइन एक्सपेंस हैं, ये हमारे लिए कौन से खर्चे हैं, कौन से एक्सपेंडिचर हैं?
तो ये आपके लिए कौन सा एक्सपेंडिचर है? डायरेक्ट कॉस्ट है। ये भी आपके लिए डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है। अब इसके बाद में जो मुझे खर्चे दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे लाइन लगा के कौन से हैं? इनडायरेक्ट है। क्यों? मुझे कैसे पता चला इतनी जल्दी से ये सारे खर्चे इनडायरेक्ट हैं? तो इसका एक आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, बेस कि ये खर्चे डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं, कैसे पता लगेगा? तो यदि कोई खर्चा हम सिंगल यूनिट बनाने के लिए करते हैं, एक यूनिट बनाने के लिए करते हैं, तो समझ लो वो सारे के सारे खर्चे कौन से हो गए? डायरेक्ट हो गए। तो ये सारे के सारे जो खर्चे हैं वो किसके लिए? सिंगल यूनिट के लिए। लेकिन स्टेशनरी का खर्चा, फेविकॉल का खर्चा, मैनेजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, डेप्रिशिएशन ऑन मशीन, ये सारे खर्चे जो हम इनकर कर रहे हैं, रेंट, इंश्योरेंस, धागा, ये सब आपके लिए एक से ज़्यादा यूनिट बनाने के लिए किया जा रहा है, मतलब 2 और मोर यूनिट्स। तो जब कोई खर्चा बेटा 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स बनाने के लिए किया जाता है, समझ लो कॉस्ट अकाउंटेंट उसे नाम दे देते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब यहाँ पे मुझे फर्दर कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट कॉस्ट में कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट मटेरियल है या डायरेक्ट लेबर है या डायरेक्ट एक्सपेंस है? तो यदि वो मान लीजिए मटेरियल से रिलेटेड है, जैसे टिम्बर है या कपड़े की बात करते हैं, तो वो आपका मटेरियल है, डायरेक्ट कॉस्ट है और मटेरियल है। डायरेक्ट के साथ मटेरियल जुड़ गया तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। लेबर की बात चल रही है, डायरेक्ट और लेबर है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है ना? अब यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी 3 चीजें आती है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यदि वो मटेरियल है, जैसे मटेरियल की हम बात करते हैं यहाँ पे फेविकॉल की, तो ये आपके पास आ जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है ना? आप बात करते हैं स्टेशनरी की, इनडायरेक्ट मटेरियल। आप बात करते हैं धागे की, इनडायरेक्ट मटेरियल। आप बात करते हैं मैनेजर और सुपरवाइजर की, तो लेबर है तो इनडायरेक्ट लेबर हो गया। इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं बेटे? आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना टेंशन के। इस तरीके से कॉस्टिंग में आपको समझाऊंगा कि कॉस्टिंग आपको बहुत आसान लगने लगेगी। ठीक है ना? नेक्स्ट आपका है डेप्रिशिएशन। ना ये मटेरियल है ना ये लेबर है, तो आपका एक्सपेंस में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आपके पास है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ जी, कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए मुझे फटाफट से, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, तो किस तरीके से कॉस्ट अकाउंटेंट ने आसानी से आपको समझा दिया कि कॉस्ट डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट है तो उसमें कौन सा है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। यदि इनडायरेक्ट है तो उसमें भी उन्होंने बताया कि इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो आज की क्लास का लास्ट पॉइंट होगा, क्योंकि भाई शुरू की पहली क्लास है कॉस्ट शीट की और सारे पॉइंट एक साथ ही बता दूं तो आपके लिए भारी हो जाएगा। भारी का बहुत भारी हो जाएगा, आपको लगेगा यार फाउंडेशन से इंटर में आते ही हमारा दिमाग घुमा दिया सर ने। तो मैं नहीं चाहता कि आपको कॉस्टिंग से किसी भी वक्त किसी भी पॉइंट पर डर लगे। कॉस्टिंग को अपना दोस्त बना लो और ये दोस्त आपका फाइनल तक, होल लाइफ तक चलेगा। ठीक है ना? क्योंकि हमारा जो बेस है वो कॉस्टिंग है। तो कॉस्टिंग को अपने माइंड में उतार लो, अपने बॉडी के अंदर, अपने खून में उतार लो इसको, बहुत आसान लगेगा सब्जेक्ट आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर ये रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या होता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है कि फिनिश गुड्स को बनाने के लिए हमने कितने रुपए का मटेरियल यूज कर लिया। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। अब सर आपने जो कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस में भी लिखा था, तो यदि कैरेज इनवर्ड को आपने डायरेक्ट एक्सपेंस में कंसीडर कर लिया तो बेटे यहां कंसीडर मत करना, और यदि यहां कंसीडर कर लिया तो डायरेक्ट एक्सपेंस में मत कंसीडर करना। इसका मतलब हमारे पास में 2 ऑप्शन है कैरेज इनवर्ड को यूज करने के कॉस्ट शीट में। तो या तो मैं उसे मटेरियल कॉस्ट का पार्ट मान के चलूं या फिर मैं उसे डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट मान के चलूं। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है तो हम डायरेक्ट एक्सपेंस को जनरली कहां लेके चलते हैं? मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन में शामिल करते हैं। कंफ्यूजन खत्म हो गई। नेक्स्ट, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट ऑफ इंडिया, जो हमारी स्टडी मेट है वहां पे उन्होंने प्राइमरी पैकिंग मटेरियल को रॉ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट माना है, तो हम भी उसी का पार्ट मानेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका। इंस्टीट्यूट हमारा भगवान है, भगवान ने जो कह दिया वो बिल्कुल सही है। चलो आगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमने माइनस किया, एबनॉर्मल लॉस हमने माइनस किया, नॉर्मल लॉस माइनस किया। लेकिन सर आप यहाँ कर क्या रहे हो? मैंने कहा क्या बात करो भैया? कहते सर आपने एबनॉर्मल लॉस के आगे तो कॉस्ट वर्ड लिखा और नॉर्मल लॉस के आगे आपने क्या लिखा? स्क्रैप वैल्यू। ये कर क्या रहे हो? दिमाग क्यों खराब कर रहे हो हमारा? तो मैंने कहा भाई यही तो कॉस्टिंग सीखना है, यही तो कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं कि कब कॉस्ट को माइनस करना है, कब स्क्रैप वैल्यू को माइनस करना है। और पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कौन सा लॉस नॉर्मल लॉस होता है, कौन सा लॉस एबनॉर्मल लॉस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉसेस की। हाँ जी, लॉसेस हमारे पास में अभी 2 तरीके हम लेके चल रहे हैं। एक आपके पास है एबनॉर्मल लॉस
और दूसरा आपके पास क्या है, नॉर्मल लॉस। ठीक है ना। नॉर्मल लॉस में क्या होता है, अनअवॉइडेबल लॉस होना चाहिए, ड्यूरिंग प्रोडक्शन होना चाहिए, अनअवॉइडेबल लॉस ड्यूरिंग प्रोडक्शन, मतलब जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, उस समय यदि कोई ऐसा लॉस हो जाए जो रोका ना जा सके, पूरी कोशिश कर ली, पूरी जान लगा ली, पूरी ताकत लगा ली, सारे तरीके के जो भी तरीके थे सब यूज कर लिए, फिर भी वो लॉस रुक नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि जैसा फिनिश गुड्स कस्टमर चाहता है वैसा फिनिश गुड बनाने के लिए हमें थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल खराब करना ही पड़ेगा। बिना खराब करे हम फिनिश गुड बना नहीं सकते, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते। जैसे हम कपड़ा खरीद के लेके आते हैं तो वो रेक्टेंगल शेप में होता है, लेकिन जब शर्ट हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं तो रेक्टेंगल शेप में नहीं होता। इसका ना कपड़े को जब हम शर्ट में कन्वर्ट करते हैं तो टेलर को थोड़ा बहुत कपड़ा काटना ही पड़ता है, जो कपड़ा बच जाता है, खराब हो जाता है, छोटी छोटी कतरें बच जाती हैं। दैट इज नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग प्रोडक्शन, अनअवॉइडेबल है, आप इसे रोक नहीं सकते। तो ऐसे में जब हम शर्ट को बेचेंगे तो कस्टमर से कपड़े के पैसे कितने मांगेंगे रॉ मटेरियल के नाम से। तो मान लीजिए हमने कपड़ा खरीदा 2 मीटर, लेकिन उस 2 मीटर कपड़े में हम कस्टमर को जो शर्ट डिलीवर कर रहे हैं, जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखा हुआ है उस एग्जाम्पल को समझो। यहाँ जो मैं कस्टमर को शर्ट डिलीवर कर रहा हूँ उसे ध्यान से समझो 2 मिनट के लिए। फिर समझने की बात है तो समझने में पूरा टाइम डिवोट करो, आपका हर चैप्टर के डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि लॉसेस नॉर्मल एबनॉर्मल आते रहेंगे बार बार किसी न किसी चैप्टर में, तो वहाँ पे आपकी गलती ना हो जाए, समझो। अब देखो ये जो कपड़ा मान लीजिए मैंने खरीदा 2 मीटर कपड़ा खरीदा, ठीक है ना, लेकिन मैंने देखा इस शर्ट में जो मेरा कपड़ा यूज़ हो रहा है वो सपोज करते हैं 1.5 मीटर कपड़ा यूज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा आधा मीटर कपड़ा जो है वो यूटिलाइज नहीं हुआ। तो मैंने टेलर से पूछा भाई आधा मीटर कपड़ा कहाँ गया, तो उसने कहा जी कुछ कपड़ा यहाँ जब मैं शर्ट को बना रहा था तो मैंने कैंची का यूज़ किया, सीजर का यूज़ किया और छोटे छोटे कुछ कतरे ने बच गई तो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाया। तो मैंने कहा जी आपने ये जो कपड़ा खराब किया है वो जानबूझ के किया है? कहते नहीं भाई साहब, जैसा कस्टमर चाहता है वैसी लुक देने के लिए शर्ट में मुझे इस कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो वेस्टेज करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये शर्ट नहीं बन सकती। मैंने कहा पूरी कोशिश कर ली, कह रहे जो पूरे विश्व में आप किसी भी टेलर को बुला लो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो कपड़ा वेस्ट करेगा ही। मैंने कहा चलो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ज़्यादा बहस नहीं करूंगा, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा जी कितना कपड़ा आपका वेस्ट हो गया, तो यहाँ पे तो 2 मीटर और 1.5 मीटर के बीच में मुझे आधा मीटर कपड़ा मिसिंग दिखाई दे रहा है। हाँ जी, मिसिंग कपड़ा जो है, मिसिंग क्लोथ, वो मेरे पास में कितना है, आधा मीटर, ठीक है ना। तो टेलर कहता है जो मेरे पास छोटी छोटी कतरनें बची हुई हैं वो कतरनों को यदि मैं जोड़ दूं तो समझ लो उसमें आपके पास में 0.4 मीटर नॉर्मल लॉस है और बाकी का 0.1 मीटर एबनॉर्मल लॉस है। मैंने कहा भाई ये तुमको कैसे पता लगा नॉर्मल लॉस है एबनॉर्मल लॉस है? कहता है जो 0.4 मीटर नॉर्मल लॉस है वो इसलिए है क्योंकि ये वो छोटी छोटी कतरनें जो इस शर्ट को बनाने में लगी, और जो 0.1 मीटर कपड़ा है वो एबनॉर्मल लॉस इसलिए है क्योंकि जब मैं शर्ट बना रहा था तो मुझसे कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा कट गया, जो वेस्ट हो गया, जो मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। तो मेरी लापरवाही की वजह से हुआ वो कपड़ा जो वेस्ट हुआ वो कौन सा लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है ना। तो एबनॉर्मल लॉस क्या हुआ, लॉसेस ड्यू टू मैनेजमेंट डिफॉल्ट। अब मैनेजमेंट में वर्कर भी आ जाएगा, इंक्लूडिंग वर्कर्स। किसी भी वर्कर की लापरवाही की वजह से यदि कोई भी नुकसान होता है और आप उसे रोक सकते थे, अवॉइडेबल लॉसेस होते हैं, आप इन्हें रोक सकते हैं, लेकिन आप नहीं रोक पाए, आपकी लापरवाही की वजह से लॉसेस हो गए, एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस किसका लॉस है, मैन्युफैक्चरर का। किसका लॉस है, मैन्युफैक्चरर का, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर को ये लॉस बियर करना पड़ेगा। और नॉर्मल लॉस किसके लिए किया जा रहा है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किया जा रहा है। तो ये लॉस का बर्डन हमें किस पे डालना है, कस्टमर पे डालना है। तो कस्टमर क्या कहता है, जो 0.4 मीटर कपड़ा आपने मेरे लिए खराब किया है, 0.4 मीटर कपड़ा जो आपने मेरे लिए खराब किया है, आप वो कपड़ा मुझे दे दो, मैं इस कपड़े को मार्केट में बेचूंगा या इससे कोई भी चीज़ बना लूंगा और बेचकर कुछ ना कुछ मेरे हाथ में पैसे आ जाएंगे। तो वो 0.4 मीटर कपड़ा मान लीजिए मार्केट में 20 रुपये में बिक जाता है। तो ये 20 रुपये मार्केट में 0.4 मीटर कपड़ा बेचकर
मैन्युफैक्चर के हाथ में आएंगे। वो एक्चुअली में ये पैसा मैन्युफैक्चर का नहीं है, ये पैसे का हकदार असली कौन है? कस्टमर। कस्टमर को मिलने चाहिए। तो कस्टमर को हम क्या कहेंगे कि आपके लिए हम 2 मीटर कपड़ा लाए थे, जिसमें 1.5 मीटर कपड़ा हमने शर्ट बनाने में लगा दिया। आप इसको ऐसे समझो, 2 मीटर कपड़ा लाए थे जिसमें से एक 1.5 मीटर कपड़ा शर्ट में यूज हो गया, 0.4 मीटर कपड़ा आपका नॉर्मल लॉस हो गया। तो आपसे कपड़े के पैसे जो मुझे लेने हैं वो तो 1.9 मीटर के लेने हैं, लेकिन हम तो आपसे पैसे किसके मांग रहे हैं? 2 मीटर के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0.1 मीटर कपड़ा यूज ही नहीं हुआ इस शर्ट को बनाने में, हम उसके 1 भी रुपए नहीं देंगे। तो हमें कस्टमर से पैसे किसके लेने हैं? 1.9 मीटर के। हम उससे किसके मांग रहे हैं? 2 मीटर के। तो 0.1 मीटर की कॉस्ट मुझे इसमें से क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी? तो कौन सी वैल्यू माइनस करेंगे? जब भी एबनॉर्मल लॉस होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस डिडक्ट होगी, और जब भी नॉर्मल लॉस होगा हमेशा कौन सी वैल्यू होगी? स्क्रैप वैल्यू माइनस होगी। कौन सी वैल्यू माइनस होगी? स्क्रैप वैल्यू। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे फॉर्मेट क्या बना? जब भी एबनॉर्मल लॉस होगा आपको ध्यान रखना है कॉस्ट माइनस करना है, जब भी नॉर्मल लॉस होगा आपको क्या माइनस करना है? स्क्रैप वैल्यू। ज़्यादा दिमाग पे जोर डालना नहीं। अभी फर्स्ट क्लास है इसलिए बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे। धीरे धीरे मैं आपको इतनी डिटेल में ले जाऊंगा इस सब्जेक्ट के अंदर कि आपको लगेगा यार एक एक चीज़ मेरी क्लियर हो गई, एग्जाम में कोई भी डाउट नहीं है। जो भी क्वेश्चन आप किसी भी चैप्टर को उठाओगे आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगे, यार ये क्वेश्चन करूँ या वो करूँ। अभी तक तो होता है कि यार जो आता है वो कर रहे हैं, बट मैं आपको ऐसा बना दूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में कि आपके पास में यदि 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना, 8 क्वेश्चन टोटल होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका होता है एमसीक्यू, बाकी बचे 7 में से करने 5। तो मैं आपको ऐसा बना दूंगा कि जो 7 क्वेश्चन होंगे उसमें से 5 करने होते हैं। आपको 7 के 7 आते होंगे, आपको चॉइस करनी है यार ये छोड़ू या ये छोड़ू, मुझे तो सब आता है। तो मेरा पर्पस क्या कॉस्ट अकाउंटिंग का? आपको अच्छे नंबर से पास कराने नहीं है, मेरा पर्पस है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना, प्लस आपके कम से कम 70 प्लस या 80 प्लस या 90 नंबर तो आने ही चाहिए, अदरवाइज कॉस्टिंग पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या सर आप हमें थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझा सकते हैं? बिल्कुल, कॉस्टिंग इजी बनाने के लिए अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आपके पास। हमने सबसे पहले लिखा फाइंड रॉ मटेरियल कंज्यूम, और इसको ध्यान से समझते हैं। मेन पॉइंट, सप्लायर कहता है सबसे पहले मेरे स्टोर के अंदर, सप्लायर कहता है मेरे स्टोर के अंदर पहले से रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना पड़ा है? 100 किलोग्राम। 500 किलोग्राम मटेरियल मैंने और खरीद लिया, तो आज मेरे स्टोर में कच्चा माल 600 किलोग्राम पड़ा है। ठीक है जी, हाँ जी, 100 प्लस 500 कितना हो गया आपके पास में? 600। 150 किलोग्राम जो रॉ मटेरियल है, 150 किलोग्राम जो रॉ मटेरियल है वो मैंने अपने पास क्लोजिंग स्टॉक रख लिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो रॉ मटेरियल मेरे पास में स्टोर में था वो 100 किलोग्राम था, 500 मैंने खरीद लिया, मेरे पास हो गया 600। 600 में मैंने 150 बचा के रख लिया, क्योंकि फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो 600 किलोग्राम नहीं है, 450 किलोग्राम है। तो जितनी रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल की फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, उतना मटेरियल मैंने स्टोर में से भेज दिया। कितना भेज दिया? 450। इसलिए 600 को 450 बनाने के लिए 150 किलोग्राम रॉ मटेरियल का स्टॉक मैंने अपने पास बचा के रख लिया। अब ये जो 450 किलोग्राम मटेरियल है वो मैंने क्या किया? फैक्ट्री से भेज दिया। फैक्ट्री से क्या कर दिया? भेज दिया। कहां भेज दिया? स्टोर से। कहां पे भेज दिया? फैक्ट्री में। तो इसका मतलब फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट यदि 450 है तो भेजा भी कितना जाएगा? 450। कहां से भेजा? 600 में से 150 बचा के रख लिया। तो इसका मतलब 600 में से 450 मैंने भेज दिया, 150 अभी भी मेरे पास में क्लोजिंग स्टॉक बचा है। चलो जी, पहला पॉइंट, रॉ मटेरियल इशू कितना किया गया? 450। यदि इस एग्जाम्पल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रॉ मटेरियल इशू कितना किया स्टोर से फैक्ट्री के अंदर, तो आपका आंसर आ गया 450 किलोग्राम। अब अगला पॉइंट, 450 किलोग्राम में मैंने देखा फैक्ट्री के अंदर जितना मटेरियल पहुंचा था उसमें से 120 किलोग्राम मटेरियल अभी भी कहां पे रखा हुआ है? फैक्ट्री के अंदर रखा हुआ है। मतलब मटेरियल आ तो गया लेकिन यूज नहीं हुआ, अनयूज मटेरियल है फैक्ट्री के अंदर। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया फैक्ट्री में रॉ मटेरियल का। 20 किलोग्राम नॉर्मल लॉस हो गया। अब नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट है, मान लीजिए 1 किलोग्राम मटेरियल 60 रुपए का है, तो यदि 1 किलोग्राम मटेरियल हमने 60 रुपए का खरीदा तो 20 किलोग्राम मटेरियल 1200 के खरीदे। जब हमने इसे कबाड़ी वाले को बेचा खराब होने के बाद, तो कबाड़ी वाला कहता है जी 1 किलोग्राम के मैं 10 रुपए दूंगा स्क्रैप वैल्यू के, तो 20 किलोग्राम के मुझे कितने मिलेंगे? 200। एबनॉर्मल लॉस मान लीजिए मेरे पास है 30 किलोग्राम, जिसकी कॉस्ट है 1800 रुपए, स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10 रुपए के हिसाब से 300 रुपए। अब मुझे आपसे सिर्फ ये जानना है कि इस एग्जाम्पल में रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम का बेटा सिंपल मीनिंग होता है कि फिनिश गुड्स को बनाने में कितने रुपए का मटेरियल कंज्यूम हुआ है, जिसके पैसे मुझे कस्टमर से चार्ज करने हैं। हाँ जी, बात आपको समझ में आ गई होगी।
चलिए आगे चलते हैं, कैसे निकालेंगे, किसको बेस लेंगे, कौन सा मटेरियल लेंगे। तो सबसे पहले मुझे लेना है ओपनिंग स्टॉक। किसको लेना है? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना भाई मेरे पास में? ओपनिंग स्टॉक कितना मेरे पास में? ध्यान से समझिए, ओपनिंग स्टॉक कौन सा लूं, 100 किलोग्राम लूं या ना लूं? तो यदि मेरे पास मान लीजिए रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है स्टोर का और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 में 500 प्लस करना पड़ेगा, 150 माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 450 आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये 450 को क्या कहोगे, ट्रांसफर टू फैक्ट्री या इशू टू फैक्ट्री। इशू टू फैक्ट्री का मतलब हमने इतना मटेरियल फैक्ट्री में भेजा। ठीक है, अब अपने आ जाते हैं आंसर पे। तो सबसे पहले देखिए भाई, हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री में। किसकी बात कर रहे हैं? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में हमारा रॉ मटेरियल कितना है, ओपनिंग स्टॉक। तो बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो स्टोर का ओपनिंग स्टॉक ले बैठते हैं। हमें ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का चाहिए तो सही, लेकिन स्टोर का नहीं चाहिए, किसका चाहिए? फैक्ट्री का। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री में ओपनिंग स्टॉक है कोई? नहीं, तो नील लिखेंगे यहाँ पे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, इशू टू फैक्ट्री। हमने फैक्ट्री के अंदर कितना मटेरियल भेजा, तो हमने मटेरियल कितना भेजा भाई, हमने मटेरियल भेजा 450 किलोग्राम। अब 450 किलोग्राम 60 रुपए के हिसाब से कितने का हो गया, फटाफट से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो। 450 को हमने मल्टीप्लाई किया 60 से, हमारे पास आ गया 27,000 रुपये। कैरेज इनवर्ड क्वेश्चन में नहीं दे रखा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मुझे चाहिए फैक्ट्री का, ना कि स्टोर का। गलती मत कर देना भैया, मुझे चाहिए फैक्ट्री का। तो फैक्ट्री का कितना है, हाँ जी फैक्ट्री का मेरे पास है 120 किलोग्राम। 120 किलोग्राम की वैल्यू कितनी आएगी, 60 रुपये के हिसाब से। 120 किलोग्राम 60 रुपये के हिसाब से कितना आ जाएगा, 120 किलोग्राम 60 रुपये के हिसाब से मेरे पास आ गया 7200 रुपये। अब नॉर्मल लॉस कितना है, 30 किलोग्राम। नॉर्मल लॉस क्या है, 20 किलोग्राम। यहाँ पे कॉस्ट यूज करनी है, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू यूज करनी है, गलती बिल्कुल ना हो, भूल चूक यहाँ पे तो हो सकती है माफ, एग्जाम में नहीं होती, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए भाई 27,000 रुपये में माइनस किया हमने 7,200, माइनस किया 1,800, माइनस किया 200, अपने पास कितना रहेगा 17,800। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम की इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर से पता लगेगी या फैक्ट्री से पता लगेगी? हाँ जी, रॉ मटेरियल की कंजम्पशन की इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी, फैक्ट्री से या स्टोर से? तो आपका राइट आंसर क्या है, फैक्ट्री। तो मुझे ओपनिंग स्टॉक और जो क्लोजिंग स्टॉक चाहिए रॉ मटेरियल का, कहाँ पे चाहिए, फैक्ट्री में चाहिए, ना कि स्टोर में। अच्छा, यदि मैं स्टोर का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यूज करूंगा तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2 बार लिखूंगा, एक बार कहाँ का, स्टोर का, एक बार कहाँ का, फैक्ट्री का। फिर उसमें मुझे इशू टू फैक्ट्री की जगह क्या लिखना पड़ेगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखना पड़ेगा। मतलब मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, यहां पर मैं ओपनिंग स्टॉक 2 बार लिखूं, एक बार किसका, स्टोर का, एक बार किसका लिखूं, फैक्ट्री का। ठीक है ना? फिर रॉ मटेरियल परचेज लिखूंगा, फिर लिखूंगा कैरेज इनवर्ड। इन तीनों को प्लस कर दिया हमने, इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एक बार किसका, स्टोर का, और एक बार किसका, फैक्ट्री का। ठीक है ना? फिर माइनस नॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस में क्या लेना है, स्क्रैप वैल्यू, और यहां पे आपको क्या लेना है, कॉस्ट लेना है। ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक कितना था, 100 किलोग्राम 60 रुपए के हिसाब से। फैक्ट्री में कितना है, 120 किलोग्राम 60 रुपए के हिसाब से। नहीं, फैक्ट्री में तो है ही नहीं ओपनिंग स्टॉक, नील। रॉ मटेरियल आपने परचेज कितना किया था, 500, 60 रुपए के हिसाब से। कैरेज इनवर्ड है नहीं, नील। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6,000, यहाँ पे आप कितना लिखेंगे, 30,000। ठीक है जी। स्टोर में कितना आपके पास में, 150, फैक्ट्री में 120 है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यदि परचेज आप लेके चलते हैं, रॉ मटेरियल परचेज लेके चलते हैं, तो स्टोर भी कंसीडर करना पड़ेगा। और यदि आप इशू लेके चलते हैं, रॉ मटेरियल इशू 450, तो फिर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का स्टोर वाला नहीं लेना, गलती ना कर देना भाई। हाँ जी, 20 किलोग्राम 10 रुपये, स्क्रैप वैल्यू 200। 30 किलोग्राम एबनॉर्मल लॉस 60 रुपये के हिसाब से 1800। आप देखो आंसर कितना था आपके पास में। मैं आपको दोनों तरीके से करा रहा हूँ, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है ना? गलती ना हो जाए भैया एग्जाम में।
हाँ जी 17,800। तो आप बेटा किसी भी तरीके से करो, आपका आंसर आएगा 17,800। चाहे इधर से करके देखो, चाहे इधर से करके देखो, आपकी कोई गलती होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, यदि आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज करना है तो आपको जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो 2 बार लिखकर लिखना पड़ेगा, फैक्ट्री का भी और किसका, स्टोर का भी। और यदि आप यहाँ पे इशू टू फैक्ट्री यूज करते हो वर्ड, तो फिर आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक सिर्फ किसका आएगा और क्लोजिंग स्टॉक फैक्ट्री वाला आएगा। तो आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल को ध्यान से समझना है कि 2 तरीके के ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल के, एक फैक्ट्री के अंदर और एक स्टोर के अंदर। कब दोनों लेने हैं, कब आपको सिर्फ फैक्ट्री वाला लेना है, क्लियर होगा पॉइंट। दोनों कब लेने हैं, जो रॉ मटेरियल परचेज वर्ड यूज करोगे। और फैक्ट्री वाला ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कब लोगे रॉ मटेरियल का, जब आप इशू टू वर्क्स, या आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, जब आप लिखोगे रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू फैक्ट्री। ठीक है ना, इशू टू फैक्ट्री, जो फैक्ट्री में आपने इशू किया डेट इज 450। यदि आप 450 को यूज करके अपना आंसर निकालोगे तो इनमें से आपको कोई भी चीज कंसीडर नहीं करनी। और यदि आप 500 को बेस लेके चलोगे, 500 को बेस लेके चलोगे भाई, 500 को बेस लेके चलोगे तो 100 भी लेना पड़ेगा, 150 भी लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, मुझे तो 450 बनाना है, 450 बनाना है। आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू निकालनी है। रॉ मटेरियल कंज्यूम का सीधा सीधा मतलब होता है वो मटेरियल जो हमने फिनिश गुड बनाने में यूज किया है, जिसके पैसे मुझे कस्टमर से चार्ज करने हैं भाई। क्लियर हो गया। तो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, कॉस्ट शीट की क्लास नंबर 2, जो और भी जबरदस्त होने वाली है, जिसमें आपको बहुत सारे नए नए पॉइंट सीखने को मिलेंगे। और मेरी गारंटी है कि जो चीज़ मैं आपको करा दूंगा उसको करने के बाद में आपको किसी भी तरीके के कोई भी कॉस्ट शीट के क्वेश्चन में एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। चलो फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।